नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों। शिवम चौधरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। आज 3 खबरों पर चर्चा होगी और तीनों उत्तर प्रदेश से है। पहली, योगी आदित्यनाथ को अपना पवन खेड़ा मिल गया है। जिस तरीके से हेमंता बिश्व शर्मा ने पवन खेड़ा का पवन पेड़ा बनाने का प्रण ले लिया था, ऐसा लग रहा है कि उत्तर प्रदेश को अपना पवन पेड़ा मिल गया है और योगी आदित्यनाथ भी अब उसको उसी जगह भेजेंगे या वही व्यवहार करेंगे जो हेमंता बिश्व शर्मा ने किया। दूसरी खबर, आजम खान जिसकी कभी तूती बोलती थी, वो कोर्ट गया अपनी सजा कम करवाने और उसकी सजा बढ़ गई। और तीसरी, एक ऐसी बड़ी मुसीबत जो योगी आदित्यनाथ सरकार के सामने मुंह बाए खड़ी है, अगर उसे ढंग से मैनेज नहीं किया गया तो 2027 के चुनाव में एक बड़ा नुकसान हो सकता है। और इस चीज को योगी आदित्यनाथ भली भांति समझ रहे हैं और अब स्थिति को काबू करने के लिए चीजें अपने हाथ में ले ली हैं। बहुत महत्वपूर्ण है आखिरी खबर। बाकी पहले 2 खबरों पर चर्चा करें। कौन है उत्तर प्रदेश का पवन पेड़ा? एक व्यक्ति है, अजय राय, कांग्रेस का अध्यक्ष है। उसने एक बयान दिया और उस बयान के बाद जैसे बवाल मच गया। क्यों दिया? सबसे पहली बात तो उसने बयान क्या दिया वो तो चर्चा होगी कि किस तरीके से, किस तरह की भाषा उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए इस्तेमाल की। लेकिन पहले सवाल यह उठता है कि उसने बयान दिया क्यों? दरअसल राहुल गांधी ने एक कह सकते हैं कि फर्जी एंटाइटलमेंट अपने लोगों के अंदर भर दिया है, सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट खड़ा कर दिया है कि भैया तुम तो मेरे बब्बर शेर हो। या एक उन्हें फर्जी दिलासा दिया है, कहा जा सकता है कि भैया हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। जब राहुल गांधी ये कहते हैं कि तुम मेरे बब्बर शेर हो, कूद जाओ मैदान में, और जब राहुल गांधी ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गद्दार है, अमित शाह गद्दार है, आरएसएस गद्दार है, तो इन सब लोगों को ये लगता है कि भैया जो मेरा नेता है ना, वो तो बढ़िया गाली दे रहा है, बचा हुआ है, ऊपर से हमें बब्बर शेर कह दिया है, चलो भाई अपना लंगोट कसो और कूद जाओ नदी के अंदर। अब उस चक्कर में एक तो पवन पेड़ा डूब चुका है, उसके बाद वो एआई समिट वाले डूब गए थे। अब ऐसा लग रहा है कि अजय राय भी उसी धोखे में गलत कुएं में कूद गए हैं और इस बार जो कुआं है वो योगी आदित्यनाथ का है, यानी जगह है उत्तर प्रदेश। महोबा में एक लड़की, एक कोई दलित छात्रा थी, उसके साथ कोई गलत व्यवहार हुआ, निश्चित तौर पर गलत है, तो वहां पर मिलने अजय राय पहुंचे। उसके बाद जब वो बाहर निकलने लगे तो वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जिसका इस्तेमाल मैं यहां कर भी नहीं सकता। साथ ही जो एसपी शशांक सिंह हैं और माता जी हैं, इन सब के लिए गलत शब्दों का प्रयोग किया गया। होता क्या है ना, जब नेता को यह लगता है कि मैं बहुत बड़ा आदमी हो गया हूं, जब उसे भीड़ घेर लेती है और उसको ये लगता है कि भैया भीड़ मेरी हर बात पे ताली बजाएगी, तो वो उसी तरीके से व्यवहार करता है। और जब उसको लगता है कि मेरे नेता की और शय है, तो यही किया अजय राय ने। और अजय राय ने जिस तरह का शब्दों का इस्तेमाल किया डायरेक्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, क्योंकि आप एक चीज नोटिस कीजिए, कांग्रेस में जो मोदी को जितनी बड़ी गाली देगा वो उतना ऊपर जाएगा। इमरान मसूद 2014 में क्या कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए? उसका इनाम क्या दिया प्रियंका गांधी ने? सहारनपुर से सांसद है, हारने के बाद टिकट दिया गया और बिल्कुल ऐसे नरिश करके बच्चे की तरह उसे सजोया जा रहा है, आगे बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि भैया वो मोदी को गाली दे चुका है। जिसने मोदी को जितनी बड़ी गाली दी, आज पार्टी में उसका कद उतना बड़ा है। अजय राय को लगा कि भैया मैं क्यों पीछे रहूं, और ये वो अजय राय हैं जो कभी एबीवीपी से आए, बीजेपी से 3-3 बार विधायक बने और उसके बाद भी इस तरह का व्यवहार है। और यही अजय राय हैं जिनका जो भाई था अवधेश राय, उसकी हत्या मुख्तार अंसारी ने की। उसी मुख्तार अंसारी को सजा दिलाने में जिस भाजपा सरकार, जिस योगी आदित्यनाथ की महत्वपूर्ण भूमिका रही, आज वही व्यक्ति, मतलब किस हद तक एहसान फरामोश कोई हो सकता है, वो उन्हीं नेताओं को गाली दे रहा है सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरा नेता खुश हो जाएगा। जब मुख्तार अंसारी, भैया जब सजा हुई तो कहा बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। जब मुख्तार अंसारी की मृत्यु होती है तो वही कहता है कि भैया मैं क्योंकि हिंदू परंपरा से आता हूं, मरे हुए व्यक्ति पे मैं बोलूंगा नहीं, लेकिन जांच होनी चाहिए। जिस व्यक्ति ने तुम्हारे भाई की हत्या की, तुम ये कह रहे हो जांच होनी चाहिए? आपको लड्डू बांटने चाहिए थे सिर्फ इसलिए क्योंकि मुख्तार अंसारी को हामिद अंसारी से क्या कनेक्शन था,
पंजाब सरकार कैसे बचा रही थी, प्रियंका गांधी का क्या कनेक्शन था, उस पर मैं बहुत बोलूंगा नहीं, दर्शक सब जानते हैं। तो आप ये बात करते हैं, लेकिन क्या योगी आदित्यनाथ इसको हल्के में ले रहे हैं? निश्चित तौर पर नहीं। योगी आदित्यनाथ की तरफ से बाकायदा बयान आया है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विषय में उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा की गई अभद्र, असंसदीय और अक्षम्य टिप्पणी कांग्रेस के राजनीतिक कुसंस्कारों को प्रकट करती है। पूर्व में कांग्रेस के युवराज भी अपने कुसंस्कार का परिचय दे चुके हैं। खैर, वो तो कई बार माफी भी मांग चुके हैं और अजय राय भी मांगेगा और गिड़गिड़ाना ऑलरेडी शुरू कर दिया है। समझ गया है, गलत कॉल डायल कर दिया भैया। और उधर से जिसने फोन उठाया है वो जिस तरह का करंट देगा ना, उस लाइन में कोई करंट आ जाएगा, इसलिए बिलबिलाने भी लगा है। कांग्रेस अब हताशा, निराशा और कुंठा और मानसिक दिवालियेपन के शीर्ष स्तर पर पहुंच चुकी है। साहब, वो तो बहुत पहले पहुंच चुकी थी, अब वो तो उससे कहीं आगे निकल चुकी है, मीलों आगे, लाइट ईयर्स अहेड। अब देशवासियों से क्षमा मांगने लायक भी स्थिति उनकी नहीं रही है, निश्चित तौर पर नहीं रही है। राजनीतिक डिस्कोर्स में आप विरोध करिए, क्रिटिसाइज करिए, लेकिन गाली, आप सोचिए यही चीज किसी बीजेपी के या किसी और पार्टी के व्यक्ति ने की होती तो इकोसिस्टम क्या कर रहा होता? राजदीप का वोकल कॉर्ड फट गया होता अब तक चिल्ला चिल्ला के। कई कई घंटे की वीडियोस बन चुकी होती रवीश कुमार से लेकर हर एक की, लेकिन नहीं, शांत हैं सब। क्यों? अरे प्रधानमंत्री को गाली पड़ी। यह स्थिति है। अब क्या कह रहा है अजय राय? जब एफआईआर दर्ज हो गई है महोबा में ही, और सबसे बड़ी बात, जिस बच्ची के साथ गलत काम हुआ, मैं निश्चित तौर पर उसका विरोध है, गलत है, एक्शन होना चाहिए। दलित छात्रा है, करने वाले भी दलित हैं, रहने वाली वो मध्य प्रदेश की है, लेकिन जो भी प्रकरण हुआ वहां पर हुआ। तो अब ये कह रहा है कि अरे नहीं नहीं, वो एआई स्क्रिप्टेड है, एआई से बनाई हुई है। अरे साहब, 4 दिन पहले आपने इस भाषा का इस्तेमाल किया, 4 दिन बाद आप पे एफआईआर हुई, आपको तब याद आया एआई है। आपको 4 दिन पहले एफआईआर करनी थी कि भैया मेरी एक ऐसी फर्जी वीडियो है, एआई से जनरेटेड है, जिस हैंडल से वो सबसे पहले पोस्ट हुई है उसको पकड़ लीजिए, रगड़ लीजिए। लेकिन आपने नहीं किया। अब आपके साथ दिक्कत यह है, आप पीछे भी नहीं हट सकते। पीछे हटेंगे तो फिर 10 जनपद में नंबर कम हो जाएंगे। एक और गाली देंगे तो भैया फिर ये जो लखनऊ वाले महाराज हैं वो डंडा और मजबूत हो जाएगा। तो निश्चित तौर पर योगी आदित्यनाथ, देखिए, हेमंता बिश्वा शर्मा की अगर पारिपाटी पर चलते हैं तो उत्तर प्रदेश का अपना खुद का पवन पेड़ा होगा, और वो है अजय राय। और अजय राय को अभी भी ये मुकालता है कि वो कोई बाहुबली है। भैया पहले से मैं बाहुबली, भैया तुम इतने बड़े बाहुबली हो, पिछले 5 चुनाव हार चुके हो, 14, 17, 19, 22, 24, सारे चुनाव हारे हो तुम, इतने बड़े बाहुबली हो। और ये तब है, इतनी ऐशान फरामोशी तब है जब ये व्यक्ति बीमार था, बेड पर पैर ऊपर करके पड़ा हुआ था, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्टसी दिखाई और अच्छे स्वास्थ्य की कामना की, और उसके बाद प्रधानमंत्री के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया। ये शब्द अजय राय के नहीं हैं। एफआईआर होगी, एक्शन होगा, सब कुछ होगा। ये शब्द राहुल गांधी और गांधी परिवार के हैं। क्योंकि अगर ऐसा था तो आपको एक्शन लेना चाहिए था। एक्शन नहीं लेना चाहिए था, कम से कम एक मैसेज दे देते। साध्वी प्रज्ञा ने कोई बात कही थी, प्रधानमंत्री ने मैसेज दिया, साफ हो गया क्या होना है, कुछ एक्शन वैक्शन कुछ नहीं लिया। अब लोग कह सकते हैं कि भैया वो प्रधानमंत्री ने या बीजेपी का गलत स्टैंड था, जो भी था, मैसेज दिया, स्पष्ट हो गया कि कैसे आगे बढ़ना है। कांग्रेस ना मैसेज देकर ये मैसेज दे रही है कि आपको कैसे आगे बढ़ना है। तो अजय राय के साथ तो महाराज जी अब क्या करेंगे। और एक और बयान था अजय राय का 2022 का, उसने कहा था नमक तैयार रखना, चुनाव में मोदी और योगी को गाड़ना है। क्यों यूज होता है नमक, अब ये बताने की तो जरूरत नहीं है कि शरीर को गलाने के लिए यूज होता है। आपकी राजनीति उसी नमक के बोरे में दफन हो गई 2014 से, और समझ नहीं आ रहा है। सिर्फ अपने आप को प्रासंगिक बनाए रखना कि भैया अच्छा मैंने गाली दी है, फटाफट वीडियो काट के भेजी होगी। केरल वाले भाई साहब कौन है, वो केसी वेणुगोपाल को, राहुल गांधी को, टीम को, साहब आज नई वाली दी है, पिछली बार नमक वाली दी थी, अब अलग दी है। खैर,
आगे क्या होगा वो तो बताऊंगा ही, साथ ही अब आजम खान, आजम खान एक कहावत है, चौबे जी गए छब्बे जी बनने और दूबे जी बन गए, कहावत है, कहावत तक ही रखिएगा। तो आजम खान के साथ कुछ ऐसी ही स्थिति है। आजम खान के ऊपर कितने 85 या 86 केस हैं, मुर्गी चोरी, भैंस चोरी, किताब चोरी, बहुत सारे हैं, कुछ सीरियस भी हैं। आजम खान को सजा होती है नवंबर 2025 में। आजम खान और उसका जो बेटा है अब्दुल्ला आजम, उसको 7 साल की और 50-50 हजार का जुर्माना, उसकी सजा होती है 2 पैन कार्ड रखने के आरोप में। आप भारत में 2 पैन कार्ड नहीं रख सकते। कुछ लोग हैं जानकार आसपास मेरे, जिन्हें मैंने देखा है कि उनको बाकायदा इसके लिए सजा हुई है। आप 2 आईडी कार्ड नहीं रख सकते। लेकिन आजम खान को यह लगता था कि भैया उनकी तो तूती बोलती थी। वो तक ये कहते थे डीएम को कि ये तो तनखैया हैं, जूते साफ करेंगे। उस मद में थे वो। सत्ता यही कराती है, सत्ता का चरित्र ही ये है कि वो आपको सबसे पहले अंधा कर देती है। आपको ये दिखाई नहीं देता कि साहब हर सड़क का डेड एंड होता है। उन्हें ये लगा कि हमारी तो राजनीति चलती रहेगी, हम तो मुसलमानों के इतने बड़े नेता हैं, अगर किसी ने हमें छेड़ दिया तो पूरे उत्तर प्रदेश का मुसलमान खड़ा हो जाएगा। और जब करोड़ों लोग खड़े हो जाएंगे तो कौन राजनाथ सिंह, कौन नरेंद्र मोदी, कौन अमित शाह हमको हाथ लगा पाएगा। लेकिन वो ये भूल गए कि भैया हर एक के लिए एक योगी आदित्यनाथ भी होता है। अब सत्ता चली गई, हनक चली गई, और मुसलमान सिर्फ उस सत्ता के साथ है जो बीजेपी को हराए। जब आप इतने प्रासंगिक ही नहीं रहे कि आप बीजेपी को हरा सके, तो मुसलमान ने भी आपका साथ छोड़ दिया। तो योगी आदित्यनाथ सरकार में जिस तरीके से लोगों ने बेखौफ होकर केस दर्ज कराए गए, उसमें केस यह भी था कि किस तरीके से 2-2 पैन कार्ड हैं, 7-7 साल की सजा हुई। उसके बाद एमपी एमएलए सेशंस कोर्ट में यह केस गया। सरकार ने मांग रखी कि सजा को बढ़ाया जाए। आजम खान की तरफ से पक्ष था कि सजा को घटाया जाए। आज फैसला यह आया है कि आजम खान की जो सजा है वो 7 साल की जगह 10 साल की हो गई है। जो जुर्माना 50,000 था वो 5 लाख हो गया है। बहुत जगह कहा गया कि बेटे की सजा बढ़ गई है। बेटे की सजा नहीं बढ़ी है, लेकिन जुर्माना बढ़ गया है। जो 50,000 था वो 4 लाख हो गया है। सत्ता की हनक इस हद तक थी, मतलब बेखौफपना इस हद तक था कि बेटे ने 2-2 पासपोर्ट तक बनवा लिए थे। और ये इसलिए बनवाए गए थे पैन कार्ड क्योंकि चुनाव लड़ने के लिए बेटे की उम्र कम पड़ रही थी। 1993 की जगह चेंज कराकर 1990 कराई गई डेट, ताकि चुनाव लड़ा जा सके 2017 का। 3 साल रुक जाते, 22 में लड़ लेते। कोई बाई इलेक्शन आ रहा था, उसका इंतजार कर लेते, लेकिन रुका नहीं गया। अब जेल में रहेंगे। और अब स्थिति यह है कि अखिलेश यादव पूछ नहीं रहे हैं, क्योंकि अब आप वो प्रासंगिक नहीं रहे हैं, आप उस हिसाब से वोट नहीं दिला पा रहे। मुसलमान भी सवाल पूछेगा अखिलेश से कि भैया आपका तो सबसे बड़ा नेता था, क्यों छोड़ दिया। और उसके उलट जो सहयोगी दल है कांग्रेस, वो अपने मुसलमान नेताओं को आगे बढ़ाई जा रही है, इमरान मसूद जैसे को खड़ा कर रही है। तो अखिलेश के लिए भी आजम खान की यह सजा मुश्किल होने वाली है। मुसलमान ये भी पूछेगा अखिलेश से कि अपने बड़े मुसलमान नेताओं को क्यों छोड़ दिया। और वो ये भी देखेगा कि कांग्रेस अपने मुसलमान कैंडिडेटों को मजबूत कर रही है। ज्यादा नहीं, कुछ ना कुछ के मन में तो थोड़ा सा परिवर्तन आएगा। अखिलेश की राजनीति में डेंट डालने के लिए यह बहुत है। तो आजम खान की जो सजा बढ़ी है, इसके कई दूरगामी परिणाम हैं। सबसे पहला, जो लोग ये समझते हैं कि सत्ता हमेशा के लिए होती है और सत्ता में हम जो चाहें वो कर लें, डेड एंड है। और राजनीतिक समीकरण भी यहां से बदलते नजर आएंगे कुछ हद तक। मैं कह रहा हूं 50% नहीं, 25% नहीं, 10% भी होगा। अगर वोट बैंक में, मुस्लिम वोट बैंक में 10% की भी फर्क आती है अखिलेश यादव के लिए, एआईएमआईएम आती है, कांग्रेस मजबूती से खड़ी होती है। और ध्यान रखिएगा, कांग्रेस के जो युवराज है ना, राहुल गांधी, वो विपक्षी दलों के लिए और खासकर जो अपने साथी हैं उनके लिए 99 का सांप हो गए हैं। क्या है 99 का सांप? अब लूडो खेलते हैं ना, 99 पे एक सांप बैठा होता है,
सारे विपक्षी दलों के साथ यही किया, बंगाल से लेकर तमिलनाडु तक। वो अब अखिलेश को भी काटेंगे। तो यहां से यूपी की राजनीति एक अलग फेज में निश्चित तौर पर जाने वाली है, कम से कम उस रीजन की तो चली ही जाएगी। तो ये तो एक पवन खेड़ा हुए और आजम खान हुए, माफ कीजिएगा, अजय राय हुए और आजम खान हुए। अब ये तो योगी आदित्यनाथ के हाथ में डोर है कि वो कितनी खींचते हैं, कितनी ढील देते हैं, किस तरह का इस्तेमाल करते हैं। एक और धुरंधर है वैसे अखिलेश की टीम में, वो भी खेल रहा है, राजकुमार बाटी, वो नया प्रियंका भारती है यूपी का। तो ऐसे बहुत सारे लोगों को अपने साथ उसका गुलदस्ता बनाकर घूम रहे हैं अखिलेश यादव। और 2029 में वापस से पता लग जाएगा कि इस गुलदस्ते में कितनी महक है। लेकिन एक बड़ी दिक्कत निश्चित तौर पर यूपी सरकार के सामने खड़ी है। अगर उसको सॉल्व नहीं किया गया ढंग से तो 29 में, माफ कीजिएगा, 27 में दिक्कत हो सकती है। जब योगी आदित्यनाथ की सरकार आई तो 3 चीजें ऐसी थी जिसको लेकर वो 2017 से 2022 में गए: सुरक्षा, सड़क और बिजली। सुरक्षा आज भी वैसी है, मजबूत, महिलाएं सुरक्षित महसूस करती हैं। लेकिन जो चीज कहीं थोड़ी सी दरकने लगी वो है बिजली व्यवस्था। जिस तरीके से गर्मी तेज होते ही उत्तर प्रदेश की बिजली व्यवस्था में गड़बड़ाहट शुरू हो गई, जिस तरीके से जो ऊर्जा विभाग है, जो बिजली मंत्रालय है, वो जिस तरीके से ढीला पड़ा, और उत्तर प्रदेश का शायद ही कोई ऐसा जिला हो जहां विरोध प्रदर्शन ना हुए हो, जहां 10-10, 12-12 घंटे, 8-8, 10-10 घंटे लाइट ना भागी हो। कुछ पॉकेट छोड़ दीजिए, कोई मोहल्ला होगा बहुत हाई फाई, इसमें कोई आईएएस अधिकारी या जज रहते होंगे तो बात छोड़ दीजिए, लेकिन ज्यादातर जगह स्थिति उत्तर प्रदेश में इस बार बहुत खराब रही। और चुनावी साल से ठीक पहले, सबसे पहले आप स्मार्ट मीटर की योजना लाते हैं, वहां गड़बड़ होती है, उसको वापस लिया जाता है, सरकार समझती है। उसके बाद जो बिजली व्यवस्था है वो जिस तरीके से चरमरा रही है, अब वो भी योगी आदित्यनाथ समझ रहे हैं कि भैया जिनके अधीन है वो तो नहीं चला पा रहे। और चुनावी साल में वोट मुझे मांगने जाना है, वोट मिलेगा मेरे नाम पर, जनता सवाल मुझे पूछेगी। तो स्थिति योगी आदित्यनाथ अब अपने हाथ में लेते नजर आ रहे हैं। ऑलरेडी 2 हाई प्रोफाइल अधिकारियों को सस्पेंड किया जा चुका है और कल लगभग 10:30 बजे समीक्षा बैठक है। अब यह प्रयास है कि किसी भी तरीके से अगले 7 से 10 दिन के अंदर अंदर जो ये व्यवस्था चाक चौबंद होनी चाहिए थी, अगर 22 घंटे का वादा है तो भैया 22 नहीं 21 घंटे लाइट आ जाए, इतना तो आना ही चाहिए ना। जिलों के अंदर, गांव में अगर 18 घंटे का वादा है तो आप 1 घंटा और मान लीजिए, 17 घंटे हो जाने चाहिए। लेकिन अगर गांव में 8 घंटे आए और जिलों में स्थिति खराब हो जाए तो कहीं ना कहीं मिसमैनेजमेंट है, कहीं ना कहीं अधिकारी ऊपर बैठे मंत्रियों को गलत फीडबैक दे रहे हैं, या जो मंत्री जी बैठे हैं उनकी तरफ से कहीं कोई लापरवाही है, क्योंकि जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी ना किसी को। ठीक है, आपने नीचे के कुछ अधिकारी सस्पेंड कर दिए, लेकिन जिम्मेदारी तो ठीक ठाक बनती है। अब मैं किसी खास मंत्री या किसी खास विभाग के खिलाफ नहीं बोल रहा, मेरी किसी से जानकारी नहीं है, लेकिन योगी आदित्यनाथ इस बात को बखूबी समझ रहे हैं, इसलिए अब पूरी की पूरी व्यवस्था अपने हाथ में ली गई है। अब कोई आंकड़ेबाजी नहीं चलेगी, अरे साहब इतने मेगावाट बिजली बनी है, इतनी की मांग थी, इतनी सप्लाई कर दी गई है, इतने तार बदल दिए हैं, इतने ट्रांसफार्मर बदल दिए ना। ये बताओ लाइट आई कितने घंटे और नहीं आई तो क्यों नहीं आई? 2 सवाल हैं। और अगर नहीं आई है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्योंकि जिस तरह की भीषण गर्मी इस बार है, अल नीनो है, सब कह रहे हैं कि भैया दुनिया के 100 सबसे गर्म शहरों में सारे भारत के हैं, और उसमें ज्यादातर बोले एक बड़ा वर्ग उत्तर प्रदेश में है। बांदा जैसा जिला 48-48 डिग्री टेम्परेचर भी मई, अभी जून आया भी नहीं है। वाराणसी से लेकर कोई जिला उठा लीजिए, सब में यह स्थिति है, और बिजली की व्यवस्था उससे भी खराब है। और योगी आदित्यनाथ एक बेहतर एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में बखूबी समझ रहे हैं कि स्थिति कहां गड़बड़ हुई है, उसको अब समझ रहे हैं और सुलझाने का प्रयास हो रहा है। निश्चित तौर पर हफ्ता 10 दिन के अंदर अंदर स्थितियां बहुत बेहतर होंगी। कम से कम पिछले 2 दिन में तो मुझे, मतलब आज और कल में तो बेहतर ही लगी, वरना पिछले 6-7 दिन बड़े खराब गए, ये स्थिति थी। खैर, जो भी डेवलपमेंट होगा तीनों चीजों में वो आपके सामने आके लेके आता रहूंगा। अगर आपको वीडियो विश्लेषण अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।